आदाब नादरीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सुबह जम्मू में गुलिस्तान चैनल की जानिब से तारीखी 2 रोजा कॉन्क्लेव का हुआ आगाज। एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने शम्मा रोशन करके प्रोग्राम का किया आगाज। उमर अब्दुल्ला, यूसुफ तारगामी, अल्ताफ बुखारी समेत कई रहनुमा हुए शामिल। एलजी मनोज सिन्हा का गुलिस्तान न्यूज के कॉन्क्लेव में हुआ कलीदी खिताब। जम्मू कश्मीर में हर समत में तरक्की की रफ्तार हुई है तेज। नौजवानों को गुमराह करने वाले लोग कश्मीर के हैं असली दुश्मन, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। सुबह जम्मू में फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई मुनक़िद। गैर मकामी वोटरों को वोटिंग राइट देने के फैसले को यकतरफा तौर पर मुत्तफ़क़ा तौर पर किया गया मुस्तरद। आगे की हिकमत अमली तरतीब देने के लिए जायजा कमेटी बनाने पर इत्तफाक। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद चनाब वैली में नजर आए सरगर्म। किश्तवाड़ के छात्रों में अवाम की जम्मे गफीर से किया खिताब। सरकार के दावों और जमीनी हकायक में आज भी आसमान और जमीन का है फर्क। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सुबह जम्मू में आज गुलिस्तान न्यूज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बदलता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बैनर तले 2 रोज़ा कॉन्क्लेव का शानदार आगाज हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा के हाथों आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह इस कॉन्क्लेव का आगाज हुआ। इनके साथ इस तकरीब के दौरान डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी भी थी। इस पूरे प्रोग्राम में 2 दिनों का ये कॉन्क्लेव है। सियासी, समाजी और तालीमी शोबे से बेहतरीन और बड़ी बड़ी शख्सियात को मदऊ किया गया है। आज का दिन भी सियासी हवालों से और तालीमी हवालों से काफी अहम था, क्योंकि सियासी लीडरान के साथ साथ तालीमी इदारों के जो माहिरीन हैं, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद थी जो आज की इस कॉन्क्लेव में शिरकत करती नजर आई। आज एक तरफ जहां इब्तिदा एलजी मनोज सिन्हा के खिताब से हुआ, उनका कलीदी खिताब हुआ, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज के सवालों का सामना किया। उमर अब्दुल्ला के से पहले डॉक्टर यूसुफ तारगामी को भी बाज़ाब्ता तौर पर सवालों का सामना करना पड़ा। अल्ताफ बुखारी, जुगल किशोर, रविंद्र रैना, दरख्शान अंद्राबी, तरुण चुग और कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और इनमें से कई ने गुलिस्तान न्यूज़ के मुख्तलिफ जो एडिटर हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके सवालों का सामना किया। और कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के मंजरनामे में क्या कुछ तब्दीली आई है 2 से 3 सालों में, और गुज़श्ता चंद सालों में आर्टिकल 370 की मंसूखी से पहले और आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद की तस्वीर में कहां क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, मुस्बत और मनफी दोनों तरह के बाज़ाब्ता तौर पर बयानात सामने आए हैं। जो हुक्मरान जमात है उनकी जानिब से सरकार की पीठ थपथपाई गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी इंतजामिया की पीठ थपथपाया। वहीं दूसरी जानिब अगर अपोजिशन के खेमे से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों की जानिब से सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया गया। और यह भी कहा गया कि आज जो सरकार दावे कर रही है, इंतजामिया दावे कर रही है, जमीनी हकीकत उससे कहीं आगे है, कहीं दूर है। और आज का जो पूरा पहला दिन इस कॉन्क्लेव का था, वो कॉन्क्लेव का आज का दिन मुकम्मल हुआ चाहता है। और कल फिर बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे दिन का आखिरी दिन का आगाज होगा, जिसमें कई सियासी शख्सियात को शामिल की जाएंगी, जिनको गुलिस्तान चैनल और जगह 24 के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सियासी मंजरनामों के हवाले से, कल्चरल मंजरनामों के हवाले से या तालीमी मंजरनामों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ शोबेजात की अहम शख्सियात को इस तकरीब में, इस कॉन्क्लेव में मदऊ किया गया है, जिनमें से करीब करीब निस्फ शख्सियात ने आज बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की है। कल का दिन भी इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि कल भी इंतहाई अहम शख्सियात की शिरकत मतवक्को है। लेकिन आज के इस तकरीब में, आज के इस कॉन्क्लेव में बाज़ाब्ता तौर पर क्या कुछ हुआ, उसकी एक छोटी सी झलक इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि 9:30 बजे जब हम प्रोग्राम लेकर आएंगे उस वक्त आपको तफसीलात पेश करेंगे और तफसीली तौर पर उन मेहमानों की तकारीर का, उन मेहमानों के बयानात आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटी सी झलक आपको सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुलिस्तान न्यूज की जानिब से बदलता जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह कॉन्क्लेव पहला दिन कितना शानदार, जानदार और तारीखी रहा, और किस तरह से बयानात पर बयानात आते रहे और बयानात कहीं ना कहीं तालियां भी बटोरते नजर आए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाह रहा हूं कि अन्याय नहीं हुआ है, यही न्याय हुआ है। मैंने पहले कहा कि टैलेंट और प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए, मैं फिर आज उसे दोहरा रहा हूं। कुछ लोग जो दुकान चलाते थे नौकरी देने की, उनकी दुकानें बंद हुई हैं।
और ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो भी इसमें गुनाहगार होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। अंतिम परिणाम तक उसे पहुंचाने का वो व्यवस्था अब कायम नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर में फिर से योग्यता और प्रतिभा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलेगी। कुछ लोग जो दुकानें चलाते थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं और ये दुकानें बंद ही रहेंगी। ये इसीलिए मैंने कहा, दिल के बहलाने के लिए आप कुछ भी कहें, अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, मजाज है आप, लेकिन हकाइक और तहरीक को जुटला कर आप न मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, न जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर। 25 लाख का नंबर हमने अपने घर से नहीं दिया। जब मीडिया को ब्रीफ किया गया 25 लाख का जिक्र उसमें हुआ। अब ये 25 लाख का नंबर आया कहां से और अचानक 25 लाख कहां से बढ़ेंगे? अभी आपके बीडीसी डीडीसी इलेक्शन किए हुए कितना टाइम हुआ? चंद ही साल जी। क्या उस वक्त आपके इलेक्टोरल रोल्स अप टू डेट और रिवाइज नहीं थे? बिल्कुल उस वक्त भी थे जी। तो फिर उन रोल्स में और इन रोल्स में अचानक 25 लाख कहां से आएंगे? ये 25 लाख वही तो। अब हम नंबर हमने नहीं दिया, नंबर आपने दिया। आप एक्सप्लेन करिए ये 25 लाख आपने लाए कहां से? आप कहते हो वो जो अब 18 की उम्र क्रॉस कर गए, क्या 3 साल में 25 लाख लोग वो 18 की उम्र क्रॉस कर गए? हम कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, 7 दशक पूरे देश के अंदर 2 तरह की लिस्टें बनती हैं, एक विधानसभा और लोकसभा के लिए एक लिस्ट और कारपोरेशन पंचायत चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट। केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत था जहां 3 लिस्टें बनती थी। तरुण चुग अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक है, यहां रह रहा है, वो लोकसभा में तो वोट कर सकता है लेकिन विधानसभा में वोट नहीं कर सकता। ये उसके अधिकारों का हनन नहीं था। चुनाव दिल्ली ने कराने और जब दिल्ली को अपने आंकड़े बराबर दिखेंगे तभी वो कराने के मूड में होंगे। अभी लगता है उनको अपने आंकड़े नहीं, और जितना वो डिले करेंगे उनके आंकड़े उनके आंकड़े ठीक नहीं हो जाएंगे। क्यों उनके आंकड़े ठीक नहीं हो जाएंगे? जितना जितना वो डिले करेंगे उनके आंकड़े खराब ही होते जाएंगे। करो चुनाव। क्यों जो लोग यहाँ बैठे हैं इनको भी अब ये हो गया, 4 साल हो गए, बहुत हो गया भाई, अब छोड़ दो। डराते हैं दिल्ली को, जो दिल्ली में बैठे हैं उनको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी डराती। ओ कभी भी कल 10 बीएसएफ वाले मारे जाएंगे, कश्मीर के हालात ऐसे बदल जाएंगे। 9:30 बजे पूरी तफसीलात बताएंगे। किस किस मेहमानों की जानिब से क्या क्या बयान दिए गए हैं, वो पूरी तफसीलात के लिए 9:30 बजे इंतजार किया है। लेकिन कुछ मकामी और खबरों को शामिल करते हैं, कुछ और सियासी खबरों को भी शामिल करते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे पास टाइम महदूद होता है इस बुलेटिन में, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ खबरों को और शामिल करते हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी वोटरों के फैसले से परेशान गैर बीजेपी के लीडरान आज एक बार फिर जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जमा होते हुए नजर आए। ऑल पार्टी मीटिंग के नाम से आज के इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो फैसला किया गया था उसको कैसे काउंटर किया जा सके, इस 25 लाख वोटर के दर्द को कैसे खत्म किया जा सके और इस पर किस नए तरीके से किस अंदाज में बाकायदा तौर पर सामने आया जा सकता है, इस पर आज तबादला ख्याल किया गया और आगे की हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश की गई। मीटिंग जब खत्म हुई तो गुपकार के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने जो फैसला किया है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया गया फैसला है। हम मुत्तफका तौर पर इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान को, फैसले को रद्द करते हैं और हमने एक फैसला किया है कि एक जायजा कमेटी बनाएंगे और यह मुत्तफका तौर पर फैसला हुआ है कि जायजा कमेटी आगे की हिकमत अमली को इस सिलसिले में तरतीब देगी। क्या कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया वो भी सुनिए। इस कमेटी ये जो आज मीटिंग हुई इसमें सारे लोग आए हैं, अलग अलग पार्टी से आए हैं। एक चीज पे ये सब बैठे हुए हैं कि रियासत का जो दर्जा है, एक सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम लोग इस रियासत को जो मुसीबतें आ रही हैं उनको कैसे रोकें। और सबसे बड़ी जो मुसीबत आज आई है कि ये बाहर के लोगों को जो वोट देना चाहते हैं वो हम जितने भी पार्टीज हैं कबूल नहीं है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करें। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ ठीक चल रहा है? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब,
5 अगस्त से पहले उनने वादा किया कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त को हुआ। आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हम वजीर आजम के पास गए, मीटिंग बहुत हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर होगी और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा। और आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ा गया? हर दिन नए नए कानून आ रहे हैं। इसके लिए ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि भाई हमारे हकों पे जो है एक हमला हो रहा है और उस हमले को दूर करने के लिए इसीलिए सब बैठे हैं, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग इनके मुद्दे हैं, मगर इस चीज पे सब इकट्ठे हैं और इसी को हमने आगे ले चलना। ऑफ ट्रस्ट, व्हेन यू से ट्रस्ट, द सेम इलेक्शन कमिश्नर हु केम हियर, व्हाट डिड ही से इन द मीटिंग? ही सेड जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने कहा है। फिर कहने लगा अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? वो आ सकते हैं साहब कौन कहता नहीं है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहाँ पे इलेक्शन जीतना और यहाँ पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दें या नहीं दें, रोज वो चिल्ला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है। अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से वो कुर्सियों में बैठे हुए तैयार है कि बाकी लोग सब बेकार के लोग हैं क्या? मैं उनसे कहता हूं इस चीज से जरा ब्रेक करें, लोग फैसला करेंगे, डेमोक्रेसी लोग हैं। खत्ते चनाब वैली में गुज़श्ता कई दिनों से सरगर्म साबिक़ कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद आज चनाब वैली से अपने इब्तदाई मिशन को मुकम्मल करके वादी कश्मीर की तरफ कूच कर रहे हैं। आज उन्होंने किश्तवाड़ के छात्रों में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जहां 2 इंतहाई अहम बातें उन्होंने कही। पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि जम्मू कश्मीर में सरकार तरक्की के दावे जो कर रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई दूसरी जानिब ये है कि दूर दराज के इलाकों में आज भी बुनियादी सहूलियात का बड़े पैमाने पर फुकदान है। उन्होंने दूसरी बात यह भी बताई कि आज कुछ सियासी जमातें मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं और नफरत के जरिए भाईचारे का खून कर रही हैं। वहां आज नफरत, मजहब की बुनियाद, नारों की बुनियाद हमारे लिए बाइस शर्म। इसलिए और गरीब हमारे भाई सबसे ज्यादा उन नारों का शिकार होते हैं। नारों का शिकार वो हो जाए जो करोड़पति है, जिसके कारखाने चल रहे, जिसकी इंडस्ट्रियां हों, लेकिन हम गरीब लोग इस रियासत के जहां 90% गरीबी है, बेकारी है, जहालत है, बेरोजगारी है, हम नारों के नाम पे जिंदा नहीं रह सकते। हमें रोटी चाहिए, हमारे मजदूरों को हाथ में काम चाहिए, बेलचा चाहिए, गैंती चाहिए। हमारे पढ़े लिखे लोगों को दफ्तर में कुर्सी चाहिए, वो क्लर्क रहना चाहिए, पटवारी बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे। उन्हें नारों से क्या मिलेगा? नारों से गुर्बत, जहालत, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की शहादत, उनके बच्चों की सड़क पे भीख मांगे, हमारी बहू बेटियां 30 साल की और 25 साल की उम्र में बेवा हो जाएं, दर दर की ठोकरें खाएं। मैं उस सियासत को खेलने वाला आखिरी इंसान। गुलाम ए नबी अवाम के लिए आजाद है, लेकिन गुलाम नबी के नाते
मैं अंदर भी वही हूं, बाहर भी वही। मेरी आंखें, एक आंख अगर हिंदू है दूसरी मुसलमान, मेरा एक कान अगर सिख है तो दूसरा ईसाई। मुझे सभी की गुर्बत दिखती है, सभी की चीखों पुकार सुनाई देती है। जो एक पार्टी में रहकर एक सोचने वाले हैं, उनकी आंखें और कान बंद हैं। खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तिजारती वक्फे का।